सबसे पहले और सबसे अहम खबर की तरफ चलते हैं और सबके बाद प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा। मैं आपको बड़ी बड़ी और तहलका अंगेज खबरें देने वाला हूं। सबसे पहली खबर का आज बड़ा इंकशाफ हुआ है और बड़ा इंकशाफ किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर मंदोखेल ने। अब्दुल कादिर मंदोखेल ने कल एक प्रोग्राम में बैठकर इस बात का दावा किया है कि बल्दिया टाउन में मुस्तफा कमाल साहब और एमक्यूएम को वोट नहीं मिल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने इलेक्शन से एक दिन पहले कॉर्नर मीटिंग के अंदर बाकायदा अल्ताफ हुसैन की हिमायत पे नारे लगवाए। क्या कह रहे हैं वो तहलका अंगेज खबर, ये सुनिए। आपको पता है इलेक्शन से एक हफ्ता पहले जो वहां इनकी कॉर्नर मीटिंग में अल्ताफ हुसैन का नारा लगा तो 22 लोगों को अंदर कराया मुस्तफा कमाल साहब ने। मैंने एसएचओ को फोन किया, मैंने कहा मोहतरम में वकील सुप्रीम कोर्ट का, अल्ताफ हुसैन जिंदाबाद या जी अल्ताफ हुसैन पे कौन सा दफा लगता है? 5 मिनट देता हूं, मैंने कहा 5 मिनट देता हूं, रहा कर नहीं तो मैं आ रहा हूं थाने। आप यकीन करेंगे 5 मिनट के अंदर छोड़ भी दिया 22 लोगों को। ये मैं आपको लाइव शो में कह रहा हूं और ये पूरा बल्दिया के लोग जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो जानते हैं ये बात। आपने ये बात सुनी। यहां पर आकर कादिर मंदोखेल एक मुख्तसर सा ये बात अर्ज करते हैं कि जनाब वाला इस हवाले से बाकायदा ये हुआ था कि मुस्तफा कमाल साहब और एमक्यूएम को वोट नहीं मिल रहे थे और वो कि जो कि वहां पर नारेबाजियां हुई थी और जानबूझकर ताकि वहां से वोट गेन किया जा सके अल्ताफ हुसैन साहब की हिमायत में नारे लगवाए गए थे। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। ये खास तौर पर इसलिए इंकशाफ है क्योंकि एमक्यूएम अपने आप को इससे हमेशा से दूर रखती रही है और मुस्तफा कमाल साहब गुज़िश्ता 11 साल से इसके खिलाफ ही बात करते रहे, अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ। तो अब ये वाकया क्यों रोनुमा हुआ, कैसे रोनुमा हुआ और किस तरह रोनुमा हुआ, अब इसमें क्या वाकई में हकायक हैं, अब ये पूरा का पूरा जाता है एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ कि एमक्यूएम पाकिस्तान अब्दुल कादिर मंदोखेल के इस दावे को किस तरीके से देखती है और वो इसे सच मानती भी है या नहीं मानती है, क्या हुआ है या नहीं हुआ है। इस पर अब बात होनी चाहिए और इस पर एक तहकीक भी होनी चाहिए। लेकिन इससे आगे चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ और बड़ी खबर यह कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपने एक बड़े कार्ड खेलने का फैसला किया है और वो बड़ा कार्ड यह है कि तहरीक इंसाफ ने जब इमरान खान को 5 अगस्त को 2 साल पहले गिरफ्तार किया गया था, साल था 2023 और 2023 में 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। अब उनकी गिरफ्तारी को करीबन कोई 2 साल मुकम्मल होने वाले। इस दौरान इन्होंने इनकी रिहाई के लिए बड़ी मूवमेंट चलाने की कोशिश की लेकिन बार बार वो नाकाम रहे। 8 फरवरी को इनको बहुत बड़ा मैंडेट मिला लेकिन ये मैंडेट को बचाने में कामयाब नहीं हो सके और उसके बाद फिर जब खास तौर पर बुशरा बेगम की रिहाई होती है और 26 नवंबर साल 2024 को तहरीक इंसाफ एक बड़ी मूवमेंट के साथ इस्लामाबाद में एंट्री देती है और वो एंट्री नाकाम होती है और उसके बाद बुशरा बेगम को गिरफ्तार किया जाता है। अब इस वाकये को तकरीबन 8 माह होने के करीब है और अब तहरीक इंसाफ को के अंदर सियासी जमात अंदर इख्तलाफात बहुत शिद्दत के साथ बढ़ रहे हैं। इस इख्तलाफात को दूर करने का एक ही तरीकेकार था कि कोई लीडरशिप सामने रखी जाए और अब उसके लिए बाकायदा तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि उनके बच्चों के नाम इस्तेमाल किए जाए और इसके लिए यह बात कल अलीमा खान साहिबा ने कही कि अब इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं और 5 अगस्त से वो इस तहरीक को चलाएंगे लेकिन उससे पहले अमेरिका जाएंगे। मगर इसमें कुछ अहम बातें और अहम बातें बहुत ही हम समझने की बात है क्योंकि अगर ये मुजाहरे किए जाते हैं तो इसके लिए यकीनी तौर पर इन्हें पंजाब को आगे करना पड़ेगा और तहरीक इंसाफ के अगर ये बच्चे इनके आते हैं और अगर ये मूवमेंट करते हैं तो ये बड़ा अहम सवाल होगा। मगर पाकिस्तान का वीज़ा बरतानवी शहरियों के लिए ऑन अराइवल होता है, यानी जब वो पहुंचेंगे तो उन्हें ये वीज़ा लेने की ज़रूरत पेश आती है। और अब मसला यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत में जब कभी भी किसी को वीज़ा दिया जाता है तो किसी भी सियासी सरगर्मियों के यहाँ पर करने के लिए वो वीज़ा नहीं दिया जाता। अगर ये बात कही जाती है कि वो अपने बाप से मिलने के लिए आते हैं तो फिर इसके लिए यकीनी तौर पर उनका मामला होगा। अब इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है और तैयारी इस तरीके से की जा रही है कि ये पूरा एक स्टेज सजाया जाएगा और उस स्टेज में बाकायदा खान साहब के बच्चों की आमद को एक इशू बनाया जाएगा और ज्यादा इम्कानात ये हैं कि ऑन अराइवल उन्हें वीजा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब 5 अगस्त को वो आते हैं या नहीं आते, तहरीक इंसाफ की तरफ से एक शानदार कार्ड अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपने कारकुनान को मोटिवेट करने के लिए किया गया है। अब देखना यह है कि उसमें बड़ी कामयाबी हासिल होती है या नहीं होती है। अब आइए खबर का एक बहुत ही अहम जुज और एक अहम मामले की तरफ चलते हैं और वो बड़ा अहम यह है कि आज तारीख है 9 जुलाई। 9 जुलाई की तारीख शायद इस शहर के लोगों को याद ना हो, मगर इस शहर में कुछ लोगों को शायद जिनकी उम्रें अगर उस वक्त आज से 1972 की बात मैं कर रहा हूं कि आज से तकरीबन 50 साल पहले की बात कर रहा हूं। और 9 जुलाई 1972 वो दिन था कि जब यहां पर जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत थी। उस वक्त एमक्यूएम नहीं बनी थी, उस वक्त एमक्यूएम का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था और उस वक्त सिंध के अंदर एक बिल लाया गया था कि जिसमें सिंधी जबान को पढ़ना लाजमी करार दिया गया था और वहां पर उर्दू को माइनस कर दिया गया था। इसके खिलाफ कराची का इलाका लियाकताबाद जो कि उस जमाने में लालू खेत के नाम से मशहूर था, वहां पर एक प्रोटेस्ट किया गया था जिस पे बाकायदा गोलियां चलाई गई थी और उसमें कई अफराद शहीद हुए थे। और उस वक्त 9 जुलाई को 1972 को पूरे कराची शहर में हर जगह फायरिंग हो रही थी और वहां पर कई अफराद शहीद हुए थे। वाज़ेह रहे कि उस जमाने में एमक्यूएम नहीं बनी थी और उस वक्त शहीद होने वालों की जो तादाद थी वो तमाम की तमाम उस वक्त महाजिरों की थी और उसे बाद में शहदाए उर्दू के नाम से
याद किया जाता है, जिनकी कब्रें आज भी लियाकताबाद के अंदर मौजूद है। ये बात एमक्यूएम के बनने से पहले की है, इसलिए मैं आपको फिर बता रहा हूं। और खासतौर पर इन्हें शहदाए महाजिर भी बहुत सारे लोग करार देते हैं कि उस वक्त ज़ाहिर एमक्यूएम नहीं बनी थी और उस वक्त में महाजिर ही कहा जा रहा था, शहदाए उर्दू कहा जाता है। आज एक एंट्री हुई है और वह एंट्री की मैं आपको बात बता रहा हूं। आफाक अहमद साहब ने आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एक भारी भरकम एंट्री दी है। मेरे ख्याल से यह तारीख में पहली बार हुआ है कि आफाक अहमद साहब ने लियाकताबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो और पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। मैं बड़ी एक अहम बात आपको बताना चाह रहा हूं, आपको वाज़ेह बता रहा हूं कि वहां पर बाकायदा आज उन्होंने शहदाए उर्दू के जो वहां शहदाए उर्दू हैं उनकी कब्रों पर न सिर्फ वहां पर फातिहा खानी की है बल्कि वहां पर फूल भी चढ़ाए और उसके बाद वहां पर उनके कारकुनान की अक्सरियत थी और वहां पर उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की है। इस मूवमेंट को सियासी लिहाज से कई हवालों से देखा जा सकता है और खास तौर पर अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर वो तमाम एक्टिविटीज के जो कि पहले एक जमाने में एमक्यूएम किया करती थी, अब एमक्यूएम पाकिस्तान उसको उस तरीके से शेयर नहीं कर रही है, लेकिन उनकी तमाम जगहों पर अब आहिस्ता 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 आफाक अहमद साहब आ रहे हैं। और ये आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर उर्दू शौदा उर्दू के यहाँ उनका आना, फिर उसके बाद वहां पर उनके कारकुनान की नारेबाजी और उसके बाद वहां पर उनका खिताब होना, ये बड़ा ही मायने ख़ास है। ये आइंदा दिनों के अंदर शहर की खबरों के हवाले से मैं आपको एक नया एंगल, एक नई चीज़ बता रहा हूँ जो शायद स्लोली ग्रेजुअली आहिस्ता 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 अपना एंट्रियां मुकम्मल हो रही हैं उनकी। और इस वक्त क्योंकि वो जगहें सारी एमक्यूएम पाकिस्तान ने अब छोड़ दी है तो जाहिर है अब उन जगहों पर आफाक अहमद साहब महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम पर वहां पर एंट्रियां दे रहे हैं। ये एक मैं आपको बड़ी ही सनसनीखेज खबर दे रहा हूं, ये खबर आपने कहीं नहीं सुनी होगी, लेकिन आज ये पूरा इवेंट हुआ है। करीबन कोई 40 मिनट उन्होंने वहां पर खिताब किया है, कोई 2-2.5 घंटे उनका वहां पर प्रोग्राम हुआ है और ये एक भारी भरकम प्रोग्राम हुआ है। मैं आपको इसके असरात आपको आइंदा दिनों के अंदर नजर आएंगे, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की पॉलिटिक्स के हवाले से। अब आइए अगली खबर की तरफ। वहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि आज फिर जिस तरीके से 9 जुलाई 1972 को हुआ था, आज फिर उसी तरह के हालात पैदा कर दिए गए और हर जगह पर लागू कर दिया गया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल उन्होंने दी कि जिस तरीके से एक अजरक वाली वो जो चल रही है नंबर प्लेट, अच्छा हाँ, अजरक वाली नंबर प्लेट पर से मुझे याद आया कि एक बड़ा अहम मामला ये हुआ है कि अजरक वाली नंबर प्लेट के अंदर बार कोड लगा हुआ होता है। वो बार कोड की वो आपको सिंध की एक्साइज ही देती है। जिन लोगों ने आजकल एक्साइज वालों ने नए छापों का सिलसिला शुरू किया और जो सड़कों पर ये नंबर प्लेटें बन रही थी उसमें से कई जगहों पर लोगों ने गिरफ्तारियां की हैं और खासतौर पर हमारे शानी भाई बैठे हुए हैं तो उनके भी एक जानने वाले को जो है वो पकड़ कर लेकर गए। तो जरा सा ख्याल रखिएगा इन बातों का कि अब जो है वो ये नया सिलसिला शुरू हो चुका है कराची में गिरफ्तारियों का कि अब भाई नंबर प्लेट में भी वो देख रहे हैं कि वो वाकई में असली है या नहीं है। उससे उन्होंने अजरक का स्टीकर तो नहीं चिपका दिया है, तो उन सबकी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये एक छापों का सिलसिला जारी है, ये भी आपको एक खबर दें। आइए अगली खबर की तरफ चलते हैं और बड़ी खबर, कराची में एक नई सियासतदान अपने आप को समझने लग गई है और वो नई सियासतदान कौन है ये भी एक बड़ी अहम बात है। जहां वो ससुराल बनकर जाती है बाद में उस चीज़ पर अपना ही कब्जा जमा लेती है। मैं बात कर रहा हूं इमरान खान की दूसरी बीवी का, यानी कि रेहाम खान का। अब रेहाम खान आई है कराची और कराची आकर वो कहती है कराची मेरा ससुराल है, क्योंकि जिससे इनकी शादी हुई है वो बेसिकली कराची आइट्स हैं, यानी कि जो इनकी तीसरी शादी हुई है वो कराची आइट्स से और जो इमरान खान की तीसरी शादी हुई है वो जेल में। तो बहरहाल अब बड़ी ये कह रहे हैं कि जनाब कराची में अब जो है वो जो लोग पहले थे अब उनका असर रसूख खत्म हो चुका है और बकौल उनके वो ये कहना चाहती है कि कराची शहर के अंदर अब महाजिरों की अक्सरियत नहीं रही है बल्कि अब अक्सरियत किसी और की होगी। जरा गुफ्तगू सुने फिर मैं आपको बताता हूँ। जमाना था कि कराची वाला एक मखसूस तबके को समझा करता था। कराची वाला वो है जो रहता है कराची वाला। कराची इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो दैट मींस कि हर एक बंदे की रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। अब आपको अंदाजा है कि ये हर जगह पर नए नए एक्सपर्ट्स पैदा हो गए, नए नए माहिरीन पैदा हो गए और नए नए माहिरीन हर जगह जाकर जब वो जगह खाली होती है तो सब जगह पुर करना शुरू कर देते हैं। अब आप सोचिए कि रेहाम खान कराची की सियासत पर तबसरा कर रही हो, आप सर पीटेंगे, क्या करेंगे? सर पीटेंगे ना। और दूसरी तरफ जिनका कराची की सियासत में बड़ा अहम किरदार रहा हो वो क्या कर रहे हैं, जरा ये फुटेज देखिए। ये फुटेज मुझे नहीं मालूम कि ये फुटेज उनकी मर्जी और मंशा से बने हैं या फुटेज वैसे ही जारी किए गए, लेकिन ये फुटेज जारी हुए हैं। इस फुटेज में ये फुटेज इस वक्त हर एक के व्हाट्सएप पर घूम रहे हैं जिसमें 2 बड़े अहम नाम नजर आ रहे हैं। ये जगह कौन सी है मैं जानता हूं, लेकिन बहरहाल मैंने इसकी तस्दीक करना चाहिए थी कि ये फुटेज बाकायदा उन्होंने बनवाया है या फिर किसी ने बनाकर निकाला है, ये बड़ा अहम है। ये गुज़िश्ता दिनों में मुलाकात हुई है एमक्यूएम के साबिक रहनुमा और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मुशीर का ओहदा रखने वाले रजा हारून और दूसरी तरफ एमक्यूएम से साबका ताल्लुक रखने वाले वसीम अख्तर और पाकिस्तान के साबका मेयर यानी कि वसीम अख्तर के दरमियान। दोनों एक अलग अलग प्लेटफॉर्म, दोनों में जो एक बात कॉमन है वो है दोनों का ताल्लुक साबका एमक्यूएम से रहा है। फिर दोनों में एक बात कॉमन यह है कि वो वसीम अख्तर साहब एमक्यूएम में ही रहे, ये रजा हारून साहब पीएसपी में चले गए थे, अब वो पीएसपी एमक्यूएम के अंदर आ गई, लेकिन रजा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हो गए और रजा हारून साहब इस वक्त मौजूदा सूबाई सिंध हुकूमत के मुशीर भी हैं। तो क्या कोई नई खिचड़ी बन रही है? वसीम अख्तर साहब किसी और तरफ जा रहे हैं, रजा हारून साहब क्या उनको अपनी तरफ लेकर जा रहे हैं? ये हो क्या रहा है? क्या कोई बड़ी मुलाकातों के अंदर बड़ी खिचड़ी बन रही है? वसीम अख्तर साहब को क्या मामला किए जा रहे हैं?
अब आइए हमने ज़रा सी इसकी तफसील जानने की कोशिश की। तो ये एक दोस्ताना मुलाकात थी। दोस्ताना मुलाकात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वसीम अख्तर साहब और रज़ा हारून साहब का पुराना माजी का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। दोनों के दरमियान टेलीफोनिक रवाबित भी मौजूद हैं और ये एक कराची PSHS के अंदर एक क्लब है, वहाँ पर उनकी एक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को किसी नए सियासी गठजोड़ के साथ आप अभी नहीं करेक्ट बना सकते क्योंकि ये अभी कोई नया सियासी गठजोड़ की तरफ नहीं है। हाँ, अलबत्ता इस मुलाकात इन रवाबित से, और अगर ये वीडियो खुद से जारी की गई है तो बहुत सारे नए सवालात को जन्म दे रही है। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पसे पुश्त क्या क्या चल रहा है। अच्छा, पसे पुश्त तब एक्टिव है। कल इशरत लिबास साहब ने भी अपना एक प्रोग्राम किया और दुबई से खिताब किया, यानी कि अब वो, क्योंकि ज़ाहिर है उनका तो पाकिस्तान आने का अब तक का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक ग्लोबल पीस फाउंडेशन है, उनके तहत ये कराची में एयरपोर्ट के बड़े होटल के अंदर इनका एक प्रोग्राम रखा गया और वहाँ पर उन्होंने वो तमाम बातें कही, लेकिन उन्होंने अब तक अपनी आने की तारीख नहीं बताई है कि वो कब आ रहे हैं और उनके लिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना कौन सा कोई मुहूर्त नहीं, शुभ मुहूर्त नहीं निकला। शानी यही कहते हैं ना, शुभ मुहूर्त उनका अभी तक नहीं निकला है, या बल्कि उनकी कुंडली के अंदर अभी तक वो लाइन नहीं आई है कि वो पाकिस्तान कब तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो पसे-पुश्त अपनी सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं, अपने तमाम मामलात को देख रहे हैं और ये उनकी मुख्तलिफ वीडियोस, मुख्तलिफ फुटेजेस में आपके सामने रख रहा हूँ कि जो वहाँ पर प्रोग्राम हुआ है। और अब वो भी कहीं ना कहीं हिलजुल कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल लगता है कि अभी तक उन्हें कहीं पर भी स्पेस उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है कि वो वहाँ पर दाखिल हो सके। दूसरी तरफ इंडिया से जो है ना, इंडिया वालों के लिए बुरी खबरें आ रही है। उनकी फ़ज़ाइया पर जो नहूसत छाई हुई है, वो नहूसत सिर्फ मुझे लगता है कि उसी वक्त ख़त्म होगी कि जब मोदी को वो रुख्सत करेंगे। जब तक मोदी की आखिरी रसूमात अदा नहीं की जाएगी तब तक मुझे लगता है कि उनके साथ मामलात हल नहीं होंगे। पाकिस्तान ने जहां उनके जहाज़ गिराए थे, अब राजस्थान के अंदर उनका एक और लड़ाका तैयारा खुद से ही गिर गया है। अब उनकी कभी फ़ज़ाइया के अंदर, कभी उनका जहाज़ अभी गिर गया था, आपको मालूम होगा कि जिसके अंदर करीबन कोई 300 के करीब अफराद हलाक हुए थे, और अब जो है वो उनके 2 पायलट हलाक हुए हैं। उनका एक जहाज जो है वो आबादी के अंदर, राजस्थान के अंदर गिर गया है। तो इंडिया को अगर अपनी फ़ज़ाई हुदूद को और अपनी फ़ज़ाइया को अगर सही करना है तो उसके लिए उनको चाहिए कि वो जल्द से जल्द जो है वो मोदी का इंतज़ाम करे। अगर जब तक मोदी यह रहेगा, लगता है उनकी हवाओं के अंदर उनकी बदकिस्मती उनका साथ चलती रहेगी। तो अगर उन्हें अपनी बदकिस्मतियों को हटाना है तो उन्हें मोदी को रुख्सत करना ज़रूरी होगा।